वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपका रिसर्च मेथड का लेक्चर नंबर 43 देखते हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले असाइनमेंट, क्विज़ और शॉर्ट लेक्चर से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सकें। अब आते हैं आपकी स्लाइड्स की तरफ। आज आपका लेक्चर नंबर 43 है। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं लास्ट लेक्चर को थोड़ा रीकैप करूँगी। लास्ट हमारा लेक्चर नंबर 42 था और जो हमारा टॉपिक था वो डिस्कशन ग्रुप के ऊपर था, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि डिस्कशन ग्रुप जो है वो क्या होता है। डिस्कशन ग्रुप किस तरह से हम लोग इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ये एक फॉर्मल ग्रुप होता है, इसमें फैसिलिटेटर का क्या रोल होता है और किस तरह से इसको कंडक्ट किया जाता है। इसको कंडक्ट करने के दो तरीके होते हैं। पहले हम इसकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और फिर हम इसको कंडक्ट करते हैं। आज भी हमारा फोकस ग्रुप डिस्कशन के ऊपर ही हमारा टॉपिक है, उसी को हम आज वाइंड अप करेंगे। आज का जो पहला टॉपिक है वो कुछ गाइडलाइंस हैं। जो फैसिलिटेटर होता है, कोऑर्डिनेटर होता है, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं कि वो ऑब्ज़र्व करे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को, कि वो क्या कह रहे हैं और उनका मतलब क्या है कहने का, और इसके अलावा कमेंट्स नहीं दे हर चीज़ के ऊपर, और टाइमिंग को कंट्रोल करके रखे। उसके अलावा समराइज़ करें मेन इशू को जो भी फोकस ग्रुप डिस्कशन का है। उसके अलावा वो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस बात पे एग्री हैं। फिर लास्ट पे उनका थैंक्स करे और जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी कमेंट्स वगैरह हैं उनको ऐड कर दे जब मीटिंग क्लोज़ होने लगे। उसके बाद जो रिकॉर्डर है उसका इसमें क्या फ़ंक्शन होता है। रिकॉर्डर्स जो है वो रिकॉर्ड करके रखता है जितनी भी डिस्कशन की जाती है, और जितने भी इमोशनल रिएक्शंस होते हैं नेचुरल डिस्कशन के ऊपर उनको रिकॉर्ड करता है, और वो डेट, टाइम और प्लेस को रिकॉर्ड करता है। नेम और जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पार्टिसिपेंट्स के, जो लोग इंक्लूड होते हैं उनके नेम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स रिकॉर्ड करता है, और उस ग्रुप की डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है और उसको रिकॉर्ड करता है। इसके अलावा वो जितने भी पार्टिसिपेंट्स की ओपिनियन क्या थी, उनकी राय क्या थी, कौन से वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए उनको रिकॉर्ड करते हैं। उनके इमोशनल एस्पेक्ट्स क्या थे, और उन्होंने कौन सी वोकेबलरी यूज़ की उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है। इसके अलावा वो असिस्ट कर रहा होता है फैसिलिटेटर को कि वो अटेंशन दे, जो भी टॉपिक इन्होंने मिस किया है या जो भी कमेंट मिस हो गया है उसके ऊपर फोकस करे, अटेंशन करे। और फैसिलिटेटर जो है वो कन्फ्लिक्ट की करते हुए उसकी हेल्प कर रहा होता है, और जितनी भी लिस्ट, टॉपिक की लिस्ट थी उन सब की ये कॉपी बनाते हैं और फोकस ग्रुप डिस्कशन के दौरान और इसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको बताते हैं। उसके बाद फोकस ग्रुप डिस्कशन का जो टाइम है वो कितना होता है। इसका जो टाइम है वो 1 या हाफ आवर्स होता है, इसके ज़्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद एनालिसिस ऑफ रिज़ल्ट के रिज़ल्ट्स के एनालिसिस किस तरह से करने हैं। कहते हैं जब फोकस ग्रुप डिस्कशन के बाद जो फैसिलिटेटर और रिकॉर्डर्स जो हैं वो मिलते हैं और वो इवेलुएट करते हैं उस डिस्कशन को, फुल रिपोर्ट तैयार करते हैं कि पार्टिसिपेंट्स के कौन से वर्ड यूज़ किए गए, उनका एटीट्यूड क्या था, उन्होंने क्या आइडियाज़ दिए। उसके अलावा एडिशनल क्वेश्चन की किस तरह ज़रूरत होती है, किस तरह सब ग्रुप्स ने आंसर्स जो दिए उनको किस तरह कंपेयर करना है, और जो रिकॉर्ड किया है वो कोहेरेंट वे में रिकॉर्ड हुआ है, और इसमें हेल्पफुल और यूज़फुल कोटेशंस कौन कौन सी थी। 4th नंबर पे वो रिपोर्ट राइट करते हैं कि कहते हैं जो भी सिलेक्शन हुई या जो भी कंपोजिशन थी ना पार्टिसिपेंट्स की, उनकी डिस्क्रिप्शन से वो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वो उनकी जो फाइंडिंग्स थी, उनके टॉपिक्स की लिस्ट थी, जितनी भी गाइडलाइंस थी उन सब को लिखते हैं, और इसके अलावा जितने भी इसमें क्वेश्चंस थे, की स्टेटमेंट्स थी, उनको इसमें इंक्लूड कर रहे होते हैं। अब दूसरा टॉपिक हमारा है यूजेस ऑफ फोकस ग्रुप डिस्कशन। इसके कौन से यूजेस हैं। ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बहुत क्विकली, लेस कॉस्ट के ऊपर, और इसमें इंडिविजुअल इंटरव्यू की निस्बत इसमें कम कॉस्ट लगती है। ये हेल्प कर रहे होते हैं किसी भी रिसर्च में, किसी भी रेलिवेंट रिसर्च की हाइपोथेसिस में, और ये डेप्थ एनालिसिस कर रहे होते हैं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देने में। उसके अलावा अप्रोप्रिएट क्वेश्चन इसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं, लार्ज स्केल के ऊपर, सर्वे के ऊपर किए जाते हैं। जो फोकस ग्रुप डिस्कशन है वो एक्सीलेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसमें एटीट्यूड और ओपिनियंस जो हैं वो देखे जाते हैं, डिस्कवर किए जाते हैं। कम्युनिटी के अंदर ये एक्सेप्टेड होती है। इसमें न्यू आइडियाज़, न्यू क्वेश्चन जनरेट किए जाते हैं। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, डायरेक्ट लिंक होता है पॉपुलेशन स्टडी के साथ इनका, और ये एक फ़न के लिहाज से भी ये एक अच्छा है।
ये सारे इसके फ़ायदे थे, इसके यूजेस थे। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी कमी होती है, पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो दूसरों के साथ एग्री कभी कभी नहीं भी हो जाते, इसमें बाइस एरर आते हैं। इसके अलावा लिमिटेड इन्फॉर्मेशन इनको मिलती है और कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन हो जाती है बाज़ दफ़ा, और हाईली कंटेमिनेटेड होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके नेक्स्ट हमारे पास केस स्टडी क्या है। केस स्टडी जो है वो एक कम्प्रीहेंसिव डिस्क्रिप्शन है या फिर किसी सिंगल सिचुएशन की एनालिसिस है। ये एक इंटेंस सिचुएशंस होती है, डिस्क्रिप्शन होती है किसी भी चीज़ के बारे में, जो यहाँ टीचर या फिर पेशेंट्स के ऊपर की जाती है। बेसिकली जो केस स्टडी है वो एक डिस्क्रिप्शन होती है किसी भी सिचुएशन के अंदर किसी भी केस की, चाहे वो किसी टीचर के बारे में हो, चाहे वो किसी पेशेंट के बारे में हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हो, या किसी ग्रुप के बारे में हो। इसमें जो डाटा के सोर्सेज हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसमें 4 सोर्सेज हैं। एक नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन हो रही होती है, या इंटरव्यूज़ के ज़रिए डाटा इकट्ठा किया जाता है, या लाइफ हिस्ट्रीज़ को देखा जाता है, या फिर टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। उसके बाद है प्रिजर्व द यूनिटरी करैक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी। इसके अंदर जो स्टडी की जाती है वो एज आ होल की जाती है, पार्ट्स में नहीं की जाती, मुकम्मल स्टडी की जाती है, और इसमें डेप्थ में जाके डाटा कलेक्ट किया जाता है, और इसमें डिसिप्लिन बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होता है, और डाटा को डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में देखा जाता है। उसके अलावा इसमें कुछ केस स्टडी, केस कंट्रोल स्टडीज़ हैं कि आप लोग 2 ग्रुप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। एक जो है वो अफेक्ट कर रहा होता है उसको हम स्टडी ग्रुप कहते हैं, और दूसरा जो है विदाउट इफेक्ट होता है उसको हम लोग कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। जो किसी इफ़ेक्ट के साथ होता है वो स्टडी ग्रुप है, और जो इफ़ेक्ट्स के साथ नहीं होता वो कंट्रोल ग्रुप होता है। दोनों ही सिमिलर होते हैं, बस इनके जो इफ़ेक्ट हैं वो डिफरेंट हैं। उसके अलावा केस स्टडी एम्पेरिकल होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने भी कंटेम्प्रेरी फिनोमिनाज होते हैं रियल वर्ल्ड में पाए जाते हैं, रियल लाइफ में पाए जाते हैं। इसमें टाइम को स्टडी किया जाता है, इसमें जो बाउंड्रीज़ हैं उनके कंटेंट्स को देखा जाता है। और केस स्टडीज़ की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसमें रिगर की कमी होती है, रिलायबिलिटी की कमी होती है, इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन की इसमें कमी होती है। बस आपका लेक्चर इतना ही था। आज हमने फोकस ग्रुप डिस्कशन को वाइंड अप किया, जिसके अंदर हम लोगों ने रिकॉर्डर के क्या फंक्शन होते हैं और डिस्कशन के बाद वो दोनों फिर क्या काम करते हैं, उसके अलावा नंबर ऑफ़ ड्यूरेशन इसका कितना होता है, रिजल्ट्स की किस तरह से एनालिसिस की जाती है, रिपोर्ट किस तरह तैयार की जाती है, फोकस ग्रुप डिस्कशन के क्या यूजेस हैं, इसकी क्या लिमिटेशन है। उसके बाद हमने एक नया कॉन्सेप्ट देखा, केस स्टडी क्या होती है। किसी भी टॉपिक के बारे में कम्प्रीहेंसिव डिस्क्रिप्शन होती है, किसी भी टीचर के बारे में हो सकती है, किसी पेशेंट के बारे में, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसमें डाटा के सोर्सेज कौन कौन से हैं? 4 सोर्सेज हैं, या तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यूज़, लाइफ हिस्ट्रीज़, या टेस्ट वगैरह किए जाते हैं जिसमें साइकोलॉजिकल या क्लिनिकल टेस्ट आते हैं। उसके नेक्स्ट हमारा टॉपिक था प्रिजर्व द यूनिटरी करैक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी, कि हम लोग 2 तरीक़ों से डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, एक स्टडी ग्रुप से, एक कंट्रोल ग्रुप से। इसके अलावा फिर केस स्टडी एम्पेरिकल होती है, उसकी वजह हमने देखी, और केस स्टडी की भी कुछ लिमिटेशंस थी, उनको हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको उनकी समझ आई हो। फिर भी कोई क्वेश्चन हो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में पूछें या मुझे ईमेल करें। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।